मेरे इस चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगभग रोज या कोई एक आध दिन बीच में छूट जाता होगा, मैं एक मिशन लेकर, एक उद्देश्य लेकर चला हुआ हूँ। यद्यपि बीच में और भी कुछ ज्वलंत समस्याएं, कुछ बातें लेके आता हूँ, लेकिन एक उद्देश्य जो है वो प्रमुख रूप से है स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष में जिन लोगों ने तन मन धन से भारत माँ की सेवा की, भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, पूरी तरह से उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए। और हमने देखा कि आज़ादी के बाद ऐसे अज्ञात अनगिनत मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को कहीं स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता उनको। और जो बताया गया वो बहुत बड़ा मजाक था, क्रूर मजाक था। जिनका बताया जा रहा है इनका भी थोड़ा बहुत मामूली सा आटे में नमक योगदान रहा होगा, लेकिन जब और पीछे जाते हैं तो लगता है कि ये दो लीडर तो, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, सब मैं कई बार ले चुका हूं, और गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे। चलिए आज हम देखें जरा उसी श्रृंखला में ऐसे अनगिनत अज्ञात तपस्वियों को, क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को। अभी कल मैंने लाला लाजपत राय का बदला जिन क्रांतिवीरों ने लिया, और कल ही अभी उधम सिंह जिसने जनरल ओडायर का 13 अप्रैल 1919 का बदला लिया, 13 मार्च 1940, 21 वर्ष के बाद लंदन में। आइए उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। पंजाब का ये सपूत जिसका आज हम वर्णन करेंगे, चूंकि इसी कालखंड में जब ये सब चल रहा था, देश विदेश में क्रांतिकारी अपने अपनी तरीके से अपना अपना प्रयास लगा कर रहे थे, जुटे हुए थे, पूरी तरह से लगे हुए थे। इसी कालखंड में उन अमर क्रांतिकारियों के बीच में एक अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ऐसे श्रेष्ठ पुरुष थे जिनके संपूर्ण परिवार को भी क्रांतिकारी, समाजसेवी व राष्ट्रभक्त कहा जा सकता है। हम उनके संपूर्ण परिवार की गाथा तो कल के एपिसोड में गाएंगे। शायद ही कोई परिवार जिसका बाबा भी, पिता भी, चार भाई भी, दो चाचा भी, सब उस स्वतंत्रता संग्राम में लगे हों। कितना धन्य रहा होगा परिवार, कितनी धन्य होंगी उस परिवार की महिलाएं जिनको सब कुछ भुगतना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह का जो बाल्यकाल था, वहां से लेकर के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सरदार भगत सिंह का छात्र जीवन जो है वो बड़ा ही ऐसा माना जाता है, कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, और परिवार में चूंकि देशभक्ति का माहौल था तो बचपन से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कोई 2 3 4 एपिसोड अगर बनने होंगे तो वो सारी घटनाओं को लूंगा। अभी तो मैं सरदार भगत सिंह का एक ही और इसके परिवार का 2 ही एपिसोड दे रहा हूं आपके सामने, एक आज और एक कल। इसका जो बचपन था वो डीएवी स्कूल में, छात्रावस्था में, बाल्यावस्था में, और नेशनल कॉलेज। डीएवी स्कूल्स भी उन दिनों देशभक्ति के केंद्र माने जाते थे बच्चों के संस्कार के लिए,
और नेशनल कॉलेज तो था ही, स्थापित ही हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों के द्वारा किया गया था। डीएवी स्कूल और नेशनल कॉलेज में शिक्षा लेने के बाद ये सरदार भगत सिंह बचपन के परिवार के वो देशभक्ति के अपार संस्कारों से भरा हुआ, भरपूर ये बड़ा हो रहा है और डीएवी स्कूल और नेशनल कॉलेज में शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रखर राष्ट्रभक्ति और उस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के संस्कार व बुद्धि कौशल्य से भरे हुए जो उसके व्यवहार के अंदर सारे विचार आ रहे थे वो प्रकट हो रहे थे। पंजाबी तो उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा लिखा और देव भाषा संस्कृत का भी अध्ययन किया। और इंग्लिश का तो हम देखते हैं आगे जाके जब कोर्ट में जज के सामने जो भगत सिंह ने अपना पहला बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, वो इंग्लिश में था। सब लोग चौंक गए थे, ऐसी इंग्लिश, इतनी बढ़िया सटी हुई, स्टीक, लिटरेरी। और जिस तरीके से भगत सिंह ने इंग्लिश के अंदर पहली स्टेटमेंट रखी, इसका मतलब पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश चारों ही भाषाओं का ज्ञान लेने वाला ये बच्चा किस तरफ बढ़ रहा था, इसकी जवानी किस तरफ जा रही थी। हम देखते हैं कि जेल में बंदी के रूप में भी जब इसको वहां रखा गया आगे जाकर के, जिसमें इसने 1 माह का अनशन भी किया, हम छोटी छोटी बाकी घटनाओं को छोड़ करके हम ये मान के चलते हैं कि ये बचपन से ही कॉलेज के दिनों में ही चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव में संपर्क में आ गए थे। चंद्रशेखर जब भी लाहौर आते तो भगत सिंह का उनके साथ मेल होता, घंटों बैठते। भगत सिंह के साथ उनके भाई राजेंद्र सिंह भी, भगत सिंह के सारे भाइयों की, दोनों चाचों की, पिता की, बाबा की चर्चा तो हम कल करेंगे ही। सब लोग देश सेवा में लग गए हुए थे। और इधर राजेंद्र सिंह भी जो भगत सिंह के साथ रह रहा था, ये भी उसी में था। कॉलेज के दिनों में ही, बल्कि 15 वर्ष की आयु में ही ड्रामा पार्टी बनाकर अलग अलग देशभक्ति को व्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले ड्रामास, नाटक करने शुरू कर दिए। और इस तरह से कि जिसमें देशभक्ति का भाव जाग उठे, देखने वालों को प्रोत्साहन मिले, उनके ठंडे खून में गरमाइश आए, वो देश की आज़ादी के लिए सोचना शुरू कर दें। एक ड्रामा तो प्रताप के नाम से किया गया, उसमें महाराणा प्रताप का रोल स्वयं भगत सिंह ने किया। ऐसे ही मैजिक लालटेन उन दिनों जो प्रसिद्ध थी, चित्र पीछे लगा करके और दिखाना, क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के चित्र मैजिक लालटेन से दिखाना, ये सब नाटकों के अंदर हो रहा था। माता पिता अब चूंकि नौजवान हो रहा है, कॉलेज भी कर लिया है, इसलिए भगत सिंह की शादी के लिए प्रयास में जुट गए। पता चल गया भगत सिंह को कि अरे भाई, मुझे कहाँ फंसा रहे हैं, मुझे करना कुछ और है। तो इस चक्कर में जब ये आहट हुई कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा घर वालों के द्वारा और उसमें गृहस्थ जीवन में डाल दिया जाऊंगा, तो ये लाहौर छोड़कर ये जिन क्रांतिकारियों के लिए इन्होंने सुन रखा था, सबसे बड़ा तो चंद्रशेखर का नाम ही था, उसके लिए ये सबसे पहले कानपुर चले गए। और वहीं पर इनका परिचय और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ, जिनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर और कुंदन लाल, और भी कुछ।
हाँ, सशस्त्र आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सब की चर्चा होती, इस सब पर विचार होता और बहुत सक्रियता के साथ इन्हीं क्रांतिकारियों ने एक अपना संगठन बनाकर महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया और पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों के क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। भगत सिंह और चंद्रशेखर ने मिलकर के कई नगरों में बम बनाने के कारखाने तो नहीं कहेंगे, फैक्ट्री भी नहीं कहेंगे, पर ऐसे बहुत सारे स्थान स्थापित किए जहां बम बनने शुरू हो गए जगह जगह के ऊपर। बंगाल के जो सहयोगी थे जतेंद्र नाथ दास, जिसको मैंने बाघा जतिन के नाम से भी आपके सामने एक एपिसोड रखा है, जतेंद्र नाथ दास मुखर्जी, लाहौर में एक आंदोलन के अवसर पर जब अंग्रेजी शासकों के निर्देश पर पुलिस ने गोलियां चलाना आरंभ किया था, वही महाराणा लाला लाजपत राय के एपिसोड में, जब आंदोलन के अंदर उसके अंदर सैंडर्स ने जो गोलियां चलाई थी, उस सैंडर्स के ऊपर, सैंडर्स को मार के निकलने वाले और पता नहीं चला था उस पर गोलियां चलाने वाले भगत सिंह गायब थे और अब इन क्रांतिकारी घटनाओं में पूरी तरह से लग गए हुए थे। वहां तो भगत सिंह के साथ राजगुरु थे, लेकिन सुखदेव भी जब महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से और अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क आया तो वो भी जुड़ गए। भारतीय लोगों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय देशभक्तों ने जो किया था, जो कर रहे थे, उसके कारण से भारत के आम नागरिक के अंदर भी क्रांतिकारियों के लिए श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, प्यार, स्नेह उत्पन्न हो रहा था, जाग रहा था। बाल्यावस्था में ही, 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो पहली बार जिस व्यक्ति को मिले थे भगत सिंह, वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को वो अपना अग्रणी, अपना आदर्श भी मानते थे। भगत सिंह से वो केवल 9-10 वर्ष ही बड़े थे, परंतु आगे जाकर के देखा कि वो जिस प्रकार से भारतीय नेता से सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष बने, और लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस को अपना अग्रणी, अपना मॉडल मान के अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे थे। याद होगा जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई थी और बीच बीच में कहीं कभी कभी होता है, कहीं जब निराशा आ रही थी तो इनकलाब जिंदाबाद, वो सुभाष ने नारा अडॉप्ट किया था भगत सिंह का, और क्या कह करके अपने लोगों को मोटिवेट किया था, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। यानी सुभाष ने भी भगत सिंह की कुर्बानी, शहादत को उस प्रकार से, सुभाष और भगत सिंह का, अगर भगत सिंह के मन में सुभाष के लिए थी, वो स्थान था, तो सुभाष के मन में भी भगत सिंह के लिए, उसकी कुर्बानी और शहादत के लिए, उसके कारनामों के लिए अपार श्रद्धा थी। और लोगों को जब मोटिवेट करना होता था तो भगत सिंह का नाम लेते थे। उधर सैंडर्स का हम बंद करने के बाद अब भगत सिंह को बंदी बना लिया गया था और ये तय हो गया था उसको फांसी दे दी जाएगी। उसके मन में लेश मात्र भी वेदना नहीं थी, कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं थी।
और चंद्रशेखर के साथ सलाह करके, विचार विमर्श करके, लेकिन केस चल रहा था, भगत सिंह जेल से बाहर थे, तो सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर से सलाह करके इन दोनों ने मिलकर के तय किया कि हमारे खिलाफ जो केस तो चल ही रहा है, हम भारत की उस समय की दिल्ली की असेंबली, तब पार्लियामेंट शायद इसको नहीं बोलते होंगे, केंद्र की असेंबली में जाकर के विस्फोट करेंगे, सोए हुए भारत को जगाएंगे और उनको मारने के बजाय अलर्ट करेंगे अंग्रेजों को कि हम अब आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, या तो आराम से चले जाओ, नहीं तो हम आपको एक एक को चुन चुन के मारेंगे। लाहौर केस जो द्वितीय के नाम से मशहूर हुआ और जिसमें ये दोबारा से ये सैंडर्स वध के मामले में कुछ और लोग भी पकड़े गए, इनको जेल में डाला गया। भगत सिंह ने 62 दिन का अनशन जेल के अंदर किया। जितेंद्र नाथ की जैसे जेल में मृत्यु हो गई थी और आगे चल के उनको ये भी पता चला कि चंद्रशेखर भी इलाहाबाद के अंदर पुलिस का मुकाबला करते हुए, पुलिस के हाथों नहीं अपनी ही गोली से अपने आप को समाप्त करते हुए चंद्रशेखर भी चले गए हैं। बहुत मानसिक आघात पहुंचा, बहुत ही मानसिक आघात पहुंचा। लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय के नाम पर जो मुकदमा चल रहा था, उसमें कुछ लोग, भारत के लोग गए उसको बताने, कुछ नेता लोग भी गए, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता। नेताओं ने भी जाके कहा कि भगत सिंह माफ़ी मांग लो, हम तुम्हारी फांसी की सज़ा जो घोषित हो चुकी थी माफ़ करवा देते हैं। लेकिन भगत सिंह तो किसी और मिट्टी का था, वो जिस परिवार से था उसने सब कुछ वो देखा हुआ था और वो मानसिक रूप से अपनी लंबी बड़ी यात्रा के लिए तैयार बैठा था। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931, 24 मार्च का दिन निश्चित हुआ था इनकी फांसी का। लाहौर के अंदर जब सारे देश के अंदर इकट्ठे होते लोगों को देखा, बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में। तय तिथि से एक दिन पहले और काली अंधेरी रात में उनको अपने अपने रूम से निकाल करके, और ये नौजवान इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय घोष करते हुए, दिन है रात है सुबह है शाम है, हमको तो फांसी पे चढ़ना था, हम चढ़ जाएंगे, चढ़ गए। लेकिन अंग्रेज सरकार के लिए एक दिन पहले की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। चुपके से सतलुज के किनारे जाकर, फिरोजपुर जिले में सतलुज के किनारे जाकर के इन क्रांतिकारियों के तीनों के शव सतलुज में फेंक दिए गए। जब लोगों को पता चला, वहाँ गए, वो पवित्र शरीर और वहाँ से निकाल करके पास के गांव हुसैनी वाला में बहुत बड़ा भव्य एक संस्कार उनका किया गया। सारे का सारा समूह वहाँ इकट्ठा हो गया। इन तीनों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान आज 23 मार्च के दिन हुआ था। 23 मार्च 1931 का दिन था। आज 23 मार्च को उनकी शहादत का दिन है। आज 23 मार्च को हम याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं सरदार भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, तीनों को। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि सरदार भगत सिंह के परिवार की अनगिनत सारे सदस्यों की, सभी सदस्यों की कमाल की कुर्बानी, कमाल का इतिहास, ऐसा ये नौजवान भगत सिंह हमारे सामने किस प्रकार से अंग्रेज़ों के अत्याचारों का शिकार होता हुआ, उनको सहता हुआ, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता हुआ, सारे देश के
नौजवानों को प्रेरणा देता हुआ, भारत के बहरे लोगों के अंदर उनकी गूंजता हुआ और सारी दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से ये नौजवान इस संसार से चला गया, भारत की गोद में हमेशा की नींद सो गया। इस प्रकार का ये बलिदान हमेशा हम याद रखेंगे, हम स्मरण करेंगे, हमने श्रद्धांजलि दी है। हम ऐसे अनेक अनगिनत उन तपस्वियों को सबको इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कल हम कोशिश करेंगे इसी सरदार भगत सिंह के परिवार के अन्य सदस्य, बाबा, पिताजी, दो चाचा, चारों के चारों भाई, सब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत करने वाला ये परिवार और भगत सिंह आज फांसी का दिन, आज के दिन उनको श्रद्धांजलि देते ही मैं अपना संबोधन यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, नमस्कार।